स्टेज पर एक सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति जैसा था। ध्रुवांश एरिना के ठीक बीच में खड़ा था। उसने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध रखा था और दायां हाथ आगे की ओर खुला हुआ था, हथेली ऊपर की तरफ। उसके पैरों के बीच का फासला बिल्कुल सधा हुआ था, जैसे कोई सदियों पुराना ग्रैंड मास्टर अपने शिष्यों को परखने के लिए खड़ा हो। उसकी सांसें इतनी धीमी और लयबद्ध थीं कि उसका सीना मुश्किल से ही हिलता हुआ दिख रहा था। उसके सामने खड़े चरण और सुजीत की हालत इसके ठीक उलट थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उनकी मुट्ठियां कसकर भिंजी हुई थीं। तीसरी फाइटर कविता अभी भी उनसे कुछ कदम पीछे बाहें मुड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे इन लड़कों के साथ टीम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चरण ने कनखियों से पीछे देखा और दांत पीसते हुए फुसफुसाया, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? यहां और हमारा साथ दो, ये कोई तमाशा नहीं चल रहा है। कविता ने अपनी नाक सिकोड़ी, मैं तुम दोनों बेवकूफों का साथ क्यों दूं भला? मुझे हारने वाली टीम का हिस्सा नहीं बनना। ये सुनकर सुजीत का पारा चढ़ गया। वो वैसे भी गर्म मिजाज का था। ठीक है, सुजीत चिल्लाया, हम दोनों ही काफी हैं। चरण भाई क्यों ऐसे बुला रहे हो? इसके नखरे उठाने से अच्छा है हम खुद लड़ लें। लेकिन चरण समझदार था। उसने ध्रुवांश की उस शांत मुद्रा को देखा था। उसने महसूस किया कि सामने वाला बंदा भले ही कमजोर लग रहा हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास किसी चट्टान जैसा है। चरण ने धीरे से सुजीत का कंधा पकड़ा। पागल मत बन सुजीत, उसने बहुत ही धीमी आवाज में समझाया, ताकि ध्रुवांश न सुन ले। भले ही दुश्मन कमजोर दिख रहा हो, लेकिन उसे कमजोर समझने की गलती मत कर। दुनिया में वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो अपनी पावर छुपा कर लड़ते हैं। चरण ने एक गहरी सांस ली। मेरा मानना है, अगर सामने वाले के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पता तो रिस्क मत लो। अपनी सारी पावर लगाओ और एक झटके में उसे खत्म कर दो। इसलिए हमें उस लड़की की भी जरूरत है। चरण मुड़ा और कविता की आंखों में देखते हुए बोला, देखो कविता, तुम भी अच्छे से जानती हो कि अगर तुम नहीं लड़ी तो इसका मतलब तुम बिना लड़े ही हार मान रही हो, और हारने वाले को तो वैसे भी रेड में जाना ही होगा। कम से कम लड़कर अपनी इज्जत तो बचा लो। कविता की आंखों में एक चमक आई। चरण की बात में लॉजिक था। उसका अहंकार उसे बिना लड़े हार मानने की इजाजत नहीं दे रहा था। कविता ने एक झटका दिया और आगे आ गई। उसके चेहरे के भाव अब बदल चुके थे। अब वहां नखरे नहीं, एक योद्धा की गंभीरता थी। ठीक है, कविता ने कड़क आवाज में कहा, तुम लोगों ने यह चैलेंज लेकर बेवकूफी की है, क्योंकि अगर वो एम्परर सक्सेसर है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और एटीट्यूड के साथ शर्त रखी, लेकिन एक बात याद रखना, लीड मैं करूंगी। यह सुनकर चरण के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उसे लीडर बनने का शौक नहीं था, उसे बस जीतना था। लेकिन सुजीत का अहंकार आड़े आ गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा, क्या तू लीड करेगी? मैं क्यों सुनूं तेरी? इससे पहले कि सुजीत कुछ और बाता, चरण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। रुक जा भाई, उसकी बात सुन, वो सही बोल रही है। हमें जीतना है ना, तो ईगो साइड में रख और फोकस कर। सुजीत ने पैर पटका, लेकिन चुप हो गया। अब नजारा बदल चुका था। कविता बीच में खड़ी थी और चरण और सुजीत उसके दोनों तरफ एक त्रिकोण फॉर्मेशन में थे। ध्रुवांश, जो ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था, मन ही मन मुस्कुराया। इस लड़की में लीडरशिप वाली बात तो है, साथ ही ये माहौल देखकर जल्दी समझने वालों में से है। इसने अपनी टीम को टूटने से बचा लिया। नॉट बैड। स्टेज के एकदम किनारे पर सुरक्षा घेरे के बाहर खड़े शुभम, विक्रांत, कबीर, माही, अनिकेत और विवेक मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। माही, जो हमेशा समय की पाबंद थी, झुंझलाते हुए बड़बड़ाई, ये लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चर्चा खत्म हो तो फाइट शुरू हो। तभी एरिना के अंदर का वातावरण बदल गया। ऊश! अचानक उन तीनों, कविता, चरण और सुजीत के शरीर से हरे रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। ये ऊर्जा हवा में लहरों की तरह फैलने लगी, जिससे उनके कपड़े और बाल हवा में उड़ने लगे। कबीर की आंखों में चमक आ गई। हाँ माही, सही कहा था तुमने। इनका अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर अच्छा कंट्रोल है। एक अच्छे हंटर से कम तो बिल्कुल नहीं है ये। और फिर एक्शन, हमला! कविता ने आदेश दिया। आदेश मिलते ही सबसे पहले कविता ने मूव किया, और उसका मूव कोई साधारण दौड़ना नहीं था। उसके पैरों के नीचे की जमीन फटी और वो किसी बंदूक की गोली की रफ्तार से ध्रुवांश की तरफ लपकी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि स्टेज के नीचे बैरियर के बाहर बैठे हजारों स्टूडेंट्स उसे ठीक से देख भी नहीं पाए। वो उनके लिए बस एक धुंधली परछाई थी। इतनी तेज! ऑडियंस में से किसी ने चिल्लाकर कहा। पलक झपकने के पहले कविता ध्रुवांश के बिल्कुल सामने थी। उसने हवा में छलांग लगाई और एक तेज घूमती हुई किक सीधे ध्रुवांश के सिर पर मारी। हवा को चीरती हुई उसकी की आवाज स्यू करके गूंजी। लेकिन ध्रुवांश, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। उसके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान थी। जैसे ही कविता की एड़ी उसके कनपटी को छूने वाली थी, ध्रुवांश ने बस अपनी गर्दन को जरा सा दाईं ओर झुका दिया। इतना जरा सा कि अगर कोई पलक झपकता तो उसे दिखता ही नहीं। कविता की किक खाली हवा में से निकल गई।
उसका पैर ध्रुवांश के चेहरे से सिर्फ कुछ मिलीमीटर की दूरी से गुजरा। कविता की आंखों में हैरानी थी। क्या इसने डॉज किया या मैं चूक गई? लेकिन उसे सोचने का वक्त नहीं मिला। अब मेरी बारी। बाईं तरफ से सुजीत दहाड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत अपने दाहिने हाथ में भर दी थी। उसका मुक्का किसी हथौड़े की तरह ध्रुवांश की पसलियों की तरफ बढ़ा। ध्रुवांश ने अपने पैर जमीन पर जमाए रखे और अपनी कमर को एक रबर की तरह पीछे मोड़ा। सुजीत का मुक्का उसके सीने के ऊपर से गुजर गया। तभी दाईं तरफ से चरण ने हमला किया। उसने जमीन पर स्लाइड करते हुए ध्रुवांश के पैरों पर एक लो किक मारी ताकि उसका संतुलन बिगड़ जाए। ध्रुवांश ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का मजाक उड़ाते हुए हवा में एक हल्का सा जंप लिया, बिल्कुल उतना ही जितना किक से बचने के लिए जरूरी था, और वापस उसी जगह लैंड कर गया। अब तीनों एक लय में हमले कर रहे थे। कविता ऊपर से, सुजीत बीच से और चरण नीचे से। तीनों एक साथ टूट पड़े थे। ध्रुवांश किसी पानी की बूंद की तरह उनके बीच बह रहा था। वो कभी दाएं झुकता, कभी बाएं मुड़ता, कभी पीछे हटता। उसके हाथ अभी भी पीछे बंधे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हिंसक लड़ाई नहीं बल्कि कोई खूबसूरत नृत्य कर रहा हो। मारो उसे, वो हिल कैसे रहा है? सुजीत ने झुंझलाकर एक और मुक्का मारा जो फिर से खाली गया। ऑडिटोरियम में बैठी भीड़ पागल हो रही थी। ओह माय गॉड, देखा तुमने? भाई वो तो उन्हें छूने भी नहीं दे रहा। ये बंदा है या भूत? वहीं खड़े अनिकेत ने सीटी बजाई। वाह, मूवमेंट देखो इसकी, मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा। ध्रुवांश सिर्फ बच रहा था और वो तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर थकने लगे थे। उनके माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था, लेकिन वे ध्रुवांश का एक बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। अचानक उन तीनों को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। गुस्सा उनकी नसों में दौड़ गया। बहुत हो गया लुका छिपी का खेल, कविता चिल्लाई। उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। अब उसके हाथ और पैर दिखाई भी नहीं दे रहे थे। सुजीत और चरण ने भी अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक दी। अब हमले बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे। ध्रुवांश की आंखों में एक चमक आई। चलो अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। उसने अपना दायां हाथ पीछे से निकाला। ठक ठक, पहली बार एक आवाज आई। ध्रुवांश ने अपनी हथेली से सुजीत का भारी भरकम मुक्का रोक लिया था। सुजीत का हाथ ऐसे रुका जैसे किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। पैक! अगले ही पल ध्रुवांश ने अपनी कोहनी से कविता की किक को साइड में धकेल दिया। बूम! और चरण की किक को उसने अपनी हथेली से नीचे दबा दिया। अब ध्रुवांश सिर्फ बच नहीं रहा था, वो ब्लॉक कर रहा था, और उसका हर ब्लॉक उन तीनों के लिए किसी चट्टान से टकराने जैसा था। उनकी हड्डियां छनछना रही थीं। ऑडियंस में बैठी प्रिया अपनी सीट पर उछल रही थी। उसने ईशा का हाथ जोर से दबाया। ईशा, देख रही है? तेरा भाई, उफ, क्या लग रहा है यार, कितना कूल है। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म का हीरो लग रहा है। ईशा की आंखों में गर्व और आश्चर्य दोनों थे। हाँ प्रिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मेरा ही भाई है। कृति अभी भी शांत बैठी थी। उसकी नजरें स्टेज पर गड़ी थीं। वो फाइट को एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने शरारत से सिल्वी की तरफ देखा और जानबूझकर जोर से बोली, हाय, अगर सिल्वी ध्रुवांश की गर्लफ्रेंड ना होती ना, तो कसम से आज मैं इसे यहीं प्रपोज कर देगी। ऐसा लड़का हाथ से जाने नहीं देती मैं। सिल्वी ने प्रिया को सुना। उसे हल्का सा गुस्सा आया, एक प्यारी सी जलन हुई, लेकिन फिर उसने स्टेज पर ध्रुवांश को देखा और मुस्कुरा दी। वहीं स्टेज पर लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर थी। ध्रुवांश ने पहली बार आक्रामक होने का फैसला किया। चरण, जो जोश में आकर थोड़ा ज्यादा ही करीब आ गया था, ध्रुवांश की रेंज में था। ध्रुवांश ने अपनी हथेली खोली और चरण के सीने की तरफ बढ़ाया। यह कोई मुक्का नहीं था, बस एक हथेली का इशारा था। एयर पुश। ध्रुवांश की हथेली चरण के सीने से छुई भी नहीं, बस कुछ इंच दूर थी, लेकिन धूम! हवा का एक तेज दबाव चरण के सीने से टकराया। चरण के पैर जमीन से उखड़ गए और वो पीछे की तरफ उड़ने लगे। चरण! कविता की चीख निकली। वो बिजली की फुर्ती दिखाई। वो अपनी लड़ाई छोड़कर हवा में कूदी और चरण को पीछे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में कैच कर लिया। उसने अपने पैरों को जमीन पर रगड़ते हुए ब्रेक लगाया। गॉट यू, हाँफते हुए बोली। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए। चरण, जो अभी अभी ध्रुवांश के हमले से हिल गया था, उसने अपनी आंखें खोली। उसे अपने ठीक ऊपर कविता का चेहरा दिखाई दिया। उसके बाल पसीने से माथे पर चिपके थे। उसकी आंखों में चिंता थी। उस एक पल में अब युद्ध का मैदान, ध्रुवांश, ऑडियंस सब गायब हो गए। चरण के कानों में वायलिन बजने लगे। बैकग्राउंड में अदृश्य फूल खिलने लगे। चरण ने आशिक की तरह मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हाय, कितनी खतरनाक है, लेकिन कितनी क्यूट भी है। इसने मुझे बचाया, क्या ये प्यार है? अरे ओ रोमियो! सुजीत की चिल्लाहट ने उसे सपनों की दुनिया से बाहर निकाला। लड़ाई चल रही है, सुहाग रात नहीं, उठ जा। ध्रुवांश ने ये देखा और हल्का सा हंसा। प्यार मोहब्बत बाद में, अभी क्लास चल रही है। और इसके साथ ही ध्रुवांश का ऑरा बदल गया। अब वो खेल नहीं रहा था, उसकी आंखों में एक तीखापन आ गया।
खेल खत्म, ध्रुवांश ने बुदबुदाया। अगले ही पल ध्रुवांश अपनी जगह से गायब हो गया। वो कहाँ गया? कविता चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे अपनी पीठ के पीछे एक ठंडी हवा महसूस हुई। ध्रुवांश उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने अपनी 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमा को एक साथ जोड़ा। प्रेशर पॉइंट 8 स्लीप। ध्रुवांश की उंगलियां बिजली की गति से कविता की गर्दन और कंधे के बीच के एक नाजुक हिस्से नर्व सेंटर पर लगीं। ठक। कविता की आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गईं। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसका शरीर किसी कटी हुई पतंग की तरह ढीला पड़ गया और वो धम से जमीन पर गिर गई। सुजीत गुस्से से पागल होकर ध्रुवांश की तरफ दौड़ा। सुजीत ने एक जंगली जानवर की तरह छलांग लगाई। ध्रुवांश अपनी जगह से हिला तक नहीं। जैसे ही सुजीत पास आया, ध्रुवांश ने बस अपना हाथ ऊपर उठाया और सुजीत की गर्दन के पीछे एक सटीक कराटे चॉप मारा। खटाक। एक हड्डी चटकने की हल्की सी आवाज आई, सिर्फ बेहोश करने के लिए। सुजीत की चेतना का स्विच ऑफ हो गया। वो दौड़ते दौड़ते ही मुंह के बल जमीन पर ढेर हो गया। अब सिर्फ चरण बचा था। चरण जो अभी अभी प्यार के सपनों में था, अब हकीकत के बुरे सपने में था। उसके दोनों साथी 1 सेकंड के अंदर जमीन पर पड़े थे। गुस्सा और डर दोनों एक साथ उसके दिमाग पर हावी हो गए। चरण पूरी ताकत से चिल्लाया और उसने अपनी सारी बची खुची स्पिरिचुअल एनर्जी अपने पैरों में डाल दी। उसने एक हाई स्पीड डैश किया, सीधे ध्रुवांश के सीने पर वार करने के लिए। ध्रुवांश चरण के बिल्कुल सामने खड़ा था। चरण का मुक्का उसके चेहरे से बस 1 इंच दूर था, लेकिन अगले ही नैनो सेकंड में जिप, ध्रुवांश वहां नहीं था। चरण का मुक्का हवा में लहरा गया। पीछे देखो। ध्रुवांश की आवाज चरण के ठीक कान के पास सुनाई दी। चरण के रोंगटे खड़े हो गए। वो मुड़ने की कोशिश करने ही वाला था कि ध्रुवांश की उंगलियां रीढ़ की हड्डी के पास के कई अलग अलग बिंदुओं पर एक साथ चलीं। ठक 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 ठक। ये आवाज किसी मशीन गन की तरह तेज थी। चरण का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। उसकी आंखें खुली थीं, उसका दिमाग चल रहा था। वो सब देख और सुन सकता था, लेकिन उसका शरीर। उसने अपनी उंगली हिलाने की कोशिश की, नहीं हिली। पैर नहीं हिले। जबान जाम हो गई। चरण का शरीर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वो बेहोश नहीं था, बस उसका शरीर उसके काबू में नहीं था, पैरालाइज्ड। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। पूरे एरिना में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि किसी के सांस लेने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। माही की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कौन सी तकनीक है? वो बड़बड़ाई। इसने बिना किसी बड़ी चोट के, बिना खून बहाए उन्हें हरा दिया। और वो आखिरी वाला मूव, प्रेशर पॉइंट्स। इस दुनिया में प्रेशर पॉइंट्स के बारे में किसी को भी नहीं पता। ध्रुवांश को ये उसके डैड यानी रुद्र के डैड सुप्रीम गॉड ने सिखाया था। कबीर, अनिकेत और विवेक के चेहरों पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। क्लासिक ध्रुवांश, कबीर ने हंसे। जादूगर है साला। और फिर तालियों का तूफान आ गया। हजारों स्टूडेंट्स अपनी सीटों से खड़े हो गए। ऑडिटोरियम तालियों, सीटियों और ध्रुवांश ध्रुवांश के नारों से गूंज उठा। ध्रुवांश धीरे धीरे चलता हुआ चरण के पास गया, जो जमीन पर पड़ा पड़ा सिर्फ अपनी आंखें घुमा पा रहा था। ध्रुवांश नीचे झुका और चरण के चेहरे के पास अपना चेहरा लेके गया। उसने एक प्यारी लेकिन चेतावनी भरी मुस्कान दी। तो ध्रुवांश ने धीरे से कहा, तुम तीनों हार गए। उसने चरण के कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, आधे घंटे में पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। तब तक यहां लेटे लेटे सोचो कि लीडर की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। ध्रुवांश सीधा खड़ा हुआ और भीड़ की तरफ देखा। इस शानदार जीत के बाद क्या ध्रुवांश की मुसीबतें कम होंगी या और बढ़ जाएंगी? और वो सुप्रीम गॉड का सपना, क्या वो सिर्फ सपना था या आने वाले कल की चेतावनी? कहानी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर है।